एंड आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे हमारा चैप्टर जनरली थर्सडे को शुरू होता है, लेकिन इस बार चलो सैटरडे को शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं। नया चैप्टर है आपका कैपेसिटर, जिसको कई बार कंडेंसर भी बोलते हैं। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। कैपेसिटर बहुत ही आसान है और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये। कैपेसिटर अब हम पहले तो देखते हैं कि कैपेसिटर क्यों, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ी, वाई। तो इसको समझते हैं अपन कि कैपेसिटर की ज़रूरत क्या पड़ी या फिर ये कैसे काम करता है। आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आप समझते जाएंगे कि कैपेसिटर जो होता है, इट डिलीवर्स एनर्जी। अब एनर्जी तो कोई भी डिलीवर कर सकता है, लेकिन कैपेसिटर डिलीवर एनर्जी वेरी फास्ट या वेरी क्विक, बहुत जल्दी एनर्जी डिलीवर करता है। मतलब यूँ फटाक से, जैसे शॉर्ट सर्किट नहीं होता वैसे ही, शॉर्ट सर्किट में जो स्पार्क जनरेट होता वैसे। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, तो समझो सपोज़ करो कि अभी 2-3 महीने बाद में सपोज़ करो कि होली है और आपके घर में जो पानी आ रहा है वो आ रहा है टैप से, और वो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे। मतलब एक बाल्टी भरने में 20 मिनट लग रहे हैं। लेकिन होली में तो आपको कम से कम एक बड़ा सा टैंक पानी चाहिए दोस्तों के साथ खेलने के लिए, एक साथ उड़ेलना है पानी। तो क्या आप होली वाले दिन ऐसे पानी इकट्ठा करोगे कि हाँ टैप चला दिया, बाल्टी भर गई, अच्छा दोस्त आए, दोस्तों को बोला 2 मिनट रुको, पानी भर रहा है बाद में डालेंगे। पानी भरा फिर डाला, फिर रुके, फिर पानी भरा फिर डाला, तो क्या ही मज़ा नहीं आएगा। होली में पानी चाहिए सडन, फटाक से। अब तुम्हारी जो सप्लाई आ रही है उससे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट तुमने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं 2 महीने पहले से पानी इकट्ठा करना शुरू कर दूँ। धीरे आ रहा है तो क्या हुआ, मैं एक टैंक में बाल्टियाँ भर भर के धीरे धीरे डालता रहूँगा, और जिस दिन होली आएगी उस दिन फटाक से डाल दूँगा उन पर। ऐसे ही कुछ काम करता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर धीरे 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 एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और सडन एनर्जी डिलीवर करता है। जैसे कैमरे का जो फ्लैश होता है, कैमरे का जो फ्लैश होता है, अभी की ये फ्लैश लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फ्लैश लाइट्स एलईडी पे चलती है और ये बहुत बहुत पावरफुल है। पुराने जो कोडेक के कैमरे आते थे उसमें बटन दबाते थे, एक फ्लैश जनरेट होता था। तो वो फ्लैश कितनी पावर का होगा आप सोच के देखो। उसकी एनर्जी इतनी है जितनी कोई 100 वॉट के 3-4 बल्ब एक साथ जलाए हों, लेकिन या 500 वाट की मरकरी जलाई हो। लेकिन कभी सोचा है कि उस कैमरे के अंदर तो 3.5 या 4 वोल्ट के छोटे छोटे 2 सेल लगे होते हैं, छोटी बैटरीज लगी होती है। क्या उन छोटी बैटरीज से ये बल्ब जलाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जलाए जा सकते, बहुत छोटे हैं और वो बल्ब की पावर बहुत ज़्यादा है, नहीं जलाए जा सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम बैटरी और उस बल्ब के बीच में कैपेसिटर लगा देते हैं। ये कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, भयंकर मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर देता है। और जैसे ही आप स्विच इधर वाला ऑन करेंगे लोड के साथ, मतलब उस बल्ब के साथ, तो वो सारी एनर्जी एक साथ डिलीवर करता है, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो वो एनर्जी सफिशिएंट होती है, क्योंकि अगर 100 वाट के बल्ब को भी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जलाएंगे तो इतनी एनर्जी होगी जितनी ये कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कैपेसिटर करता है। और आपने गौर किया होगा पुराने कैमराज में कि एक बार फ़ोटो लेने के बाद वो कैमरामैन रुकता था 5, 10, 20 सेकंड के लिए, एक
बाहर लेने के बाद 20 सेकंड रुकता था, क्योंकि उसमें कैपेसिटर को चार्ज होना पड़ता था वापस। और अगर किसी के पास है घर पे तो वो ट्राई भी कर सकता है, एक बार फ्लैश लेने के बाद दोबारा 2-3 बार दबाना, वो फ्लैश काम नहीं करता, तो आपको रुकना पड़ता है। ठीक है, तो ये काम करता है। कैपेसिटर डिलीवर्स एनर्जी वेरी क्विक या फिर इंस्टेंट, वेरी इंस्टेंट। क्लियर है? इसीलिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, बहुत सडनली और बहुत बड़ी एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तो हुई बात कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे काम करता है। किस फॉर्म में एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब इसके मतलब को समझते हैं। व्हाट डज इट मीन? कैपेसिटर ऐसे काम करता है, दैट्स इट। बट कैपेसिटर का क्या मतलब है? व्हाट कैपेसिटर तो एक एलिमेंट हो गया, इसकी प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस वर्ड किससे आया है? तो ये आया है आपका कैपेसिटी से। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज और स्टोर द चार्ज। क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी होगा। तो कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, अब इसी पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इसका अगर मैं फिजिकल मीनिंग देखूं, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, इसकी हम फिजिकल मीनिंग देखते हैं। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अब कोई भी सिस्टम है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी। ऐसा क्या कहते हो आप? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर मैं तुम में से किसी से पूछूं, लाइक राहुल से पूछूं कि राहुल तुम कितने किलोमीटर चल सकते हो पैदल, तो राहुल कहेगा सर मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ पैदल। तो हमने कहा चल के दिखाओ। राहुल चलने लगा, 10 किलोमीटर हो गए, वो 12 भी चल गया। तो राहुल की कैपेसिटी कितनी है, 10 या 12? अगले दिन वो सुबह भूखा था, फिर मैंने कहा चल, तो वो 5 किलोमीटर भी चल नहीं पाया। तो अब राहुल की कैपेसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर। सोचो थोड़ा कि अगर मैं कहूँ कि कैपेसिटी, मैं कहूँ कि मेरी कैपेसिटी कितनी है खाना खाने की, 4 रोटी, लेकिन क्या 5वीं रोटी मैं नहीं खा सकता? खा सकता हूँ। 6ठी रोटी खा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा पेट भरा है, अब मेरी कैपेसिटी कितनी है, 1 रोटी। फुल भरा है, नहीं अब नहीं खा सकता, अब वो मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? आपने खाना खाया नहीं खाया? अगर आप चल रहे हो तो खाना खाया नहीं खाया, पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? जैसे कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, अगर मैं कहूँ एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे कितना चार्ज दे सकते हो? किसी ने कहा 1 कूलम, मैंने 2 कूलम दे दिया, इसने ले लिया। 3 दे दिया, इसने ले लिया। 4 दे दिया, इसने ले लिया। तो कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं इसकी? अभी तक तो नहीं, क्योंकि आप देते जा रहे हो, ये लेते जा रहा है। तो कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? सिंपली सोचो कि अगर मैं एक गैस सिलेंडर की बात करूं, मान लो ये कोई HP का गैस सिलेंडर है और इसके अंदर कितनी गैस आ सकती है
या मैं पूछूं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसमें 1 किलो गैस भी आ सकती है, 2 किलो भी आ सकती है, 3 किलो भी आ सकती है, 10 किलो भी आ सकती है, जितनी डालो उतनी आ जाएगी। तो कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? एक चीज़ सोचो कि जैसे जैसे आप इसमें गैस डालते जा रहे हो, साइड में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर इसकी मुझे कैपेसिटी लिखनी है तो मुझे कुछ ऐसे लिखनी पड़ेगी, इसकी कैपेसिटी सपोज 14.2 kg, लेकिन कितने प्रेशर पे? 1 ATM पे या फिर 2 ATM पे, 10 ATM पे, कुछ भी, कि भाई इसकी कैपेसिटी 14 किलो है 1 ATM प्रेशर पे। अगर आपने इसमें 28 किलो डाल दी तो प्रेशर 2 ATM हो जाएगा अंदर। अगर आपने 28 डाल दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 ATM। 42 डाल दिया तो 3 ATM। मतलब आप गैस तो कितनी भी डाल सकते हो, वो कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी मतलब गैस पर यूनिट प्रेशर। गैस डालते जा रहे हो वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और एक प्रेशर ऐसा होगा जिस पे वो फट जाएगा, तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसकी कि उस प्रेशर पे कितनी गैस आ सकती है। मान लो ये 3 ATM पे फट गया, कितने फट गया? 3 ATM पे, तो इसमें कितनी गैस आ सकती है? मैक्सिमम 42 kg, ये मैक्सिमम लिमिट है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 14 kg पर ATM। ठीक है, अब इधर आओ, इसको मैं 1 कूलम भी दे सकता हूँ, 2 कूलम भी दे सकता हूँ, 10 कूलम भी दे सकता हूँ, है कि नहीं? अब इसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइन करें? अब देखो, आप इसको चार्ज दिए, इस स्फीयर को क्यों चार्ज दिए? अब जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल और इन्फिनिटी का पोटेंशियल, उसमें इन्फिनिटी का 0 लेते हैं हम, तो मैं सिंपली कह देता हूँ पोटेंशियल भी बढ़ेगा। चार्ज देते जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर इसकी रेडियस r है, आपने q चार्ज दिया तो पोटेंशियल कितना आया? KQ/r। आपने 2Q चार्ज दे दिया तो पोटेंशियल कितना आया? K × 2Q/r। आपने 3 कूलम दे दिया तो 3 × KQ/r। ये पोटेंशियल आ गया इसमें। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ा रहे हो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। मतलब इसकी कैपेसिटी आप ऐसे डिफाइन करोगे, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो इस पर कितना भी चार्ज होल्ड कर सकता है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसको कहेंगे कैपेसिटेंस, और इसको डिनोट किया जाता है C से। तो C कितना हो गया आपका? Q/Δv। डेल्टा V इज हियर पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे जैसे उसको चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने गैस डालते गए वैसे वैसे प्रेशर अंदर बढ़ता गया, तो हमने कैपेसिटी डिफाइन हमें करना पड़ा कि 14 किलो 1 ATM पे। इसमें आप 1 ATM पे 15 किलो नहीं डाल पाओगे कभी भी। 15 किलो डालते ही प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ गए? तो इसमें भी आप जैसे अभी पोटेंशियल कितना है? KQ/r है ना। आपने चार्ज Q दिया, पोटेंशियल KQ/r आया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चार्ज 2Q दो और पोटेंशियल KQ/r ही रहे? नहीं, पोटेंशियल 2 टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इस पोटेंशियल पे तो सिर्फ Q ही चार्ज आ सकता है, इस पोटेंशियल पे 2Q ही चार्ज आ सकता है, 3Q नहीं आएगा। तो
कैपेसिटेंस मतलब चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज Q अपॉन डेल्टा V। एंड व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम where to where electric field is present। जहाँ से लेके जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ से लेके वहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब यहाँ R से इन्फिनिटी तक। नोट करें यहाँ तक, जितना समझ में आया, जैसा समझ में आया नोट करें। तो C इज Q अपॉन डेल्टा V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और इस कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। क्या होती है इसकी यूनिट? फैराड। चलो अब हम कुछ बॉडीज़ के पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे सबसे पहले मैं इसी स्फीयर का पोटेंशियल निकालने की कोशिश करता हूँ। स्फीयर है एक रेडियस r का, तो इसकी कैपेसिटेंस बतानी है आपको। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बतानी है तो हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया Q। कितना चार्ज दिया? Q। अगर आपने चार्ज Q दिया है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? Q अपॉन डेल्टा V। तो C बराबर Q अपॉन डेल्टा V। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाय R। अगर Q चार्ज है तो पोटेंशियल KQ बाय R होगा। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो डिफरेंस कितना आया? KQ बाय R। Q से Q कट गया, K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आप याद रखेंगे। स्फीयर का कैपेसिटी कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मतलब ये स्फीयर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे इतना चार्ज होल्ड कर सकता है। 2 वोल्ट पे कितना करेगा? इसका डबल। 3 वोल्ट पे इसका ट्रिपल। V वोल्ट पे तो इंटू V। मान लो आपने Q नहीं, देखो Q आपका कट चुका है ऊपर से नीचे। आप Q की बजाय कुछ भी दे दो, कैपेसिटी यही आएगी। 2Q दोगे तो नीचे भी 2Q आ जाएगा, कट जाएगा। तो क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है? नहीं। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है वो भी मैं देखेंगे बाद में। स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। चलो, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V। अगर मैं पूछूं तुमसे कि अगर चार्ज बढ़ रहा है तो C क्या होगा? अगर डेल्टा V बढ़ रहा है तो C क्या होगा? क्या चार्ज बढ़ेगा तो C बढ़ेगा? नहीं, चार्ज बढ़ेगा तो डेल्टा V भी बढ़ेगा। Q की जगह 2Q रख दो तो
पोटेंशियल भी के 2q अपॉन आर हो जाएगा, 2q कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज बढ़ेगा तो C हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा V बढ़ा दोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, डेल्टा V और कैसे बढ़ाओगे, तो C क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। C सिंपली अपना क्या आया, देखो यहाँ पर C क्या आया, इसमें ना तो Q है ना डेल्टा V है, इसमें सिंपली क्या है, रेडियस। रेडियस मतलब डायमेंशन। तो C किस पे डिपेंड करेगा, C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम। अरेंजमेंट अभी आपके पैरेलल प्लेट्स में आएगा, अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम। C ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना डेल्टा V पे, किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे अभी तो वैक्यूम है, लेकिन अगर कुछ मटेरियल होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक चीज़ और आ जाती, वो क्या होती है, एप्सिलॉन r। तब C क्या होता, 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, किस पे, मटेरियल पे, है ना। ये इसको तुम ऐसे समझो कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, R क्या होता है, डेल्टा V अपॉन I। अब अगर मैं डेल्टा V बढ़ाऊं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं, डेल्टा V बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस तो उस रेजिस्टेंस का कांस्टेंट है, डेल्टा V बढ़ाने से R नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से भी R नहीं बढ़ेगा। तो R इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है, बट इंडिविजुअली ना तो इस पे करता है ना ही इस पे करता है। सेम C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, इस पे भी नहीं करता और इस पे भी नहीं करता। ठीक है, और आपने देखा होगा रेजिस्टेंस कितना आता है, रो L अपॉन A, L अपॉन A, L डायमेंशन, A डायमेंशन, रो मटेरियल। तो सिंपली मटेरियल और उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। आप कितनी करंट फ्लो करवा रहे हो, कितना डेल्टा V दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कैपेसिटेंस के साथ है, चार्ज और डेल्टा V पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो Q अपॉन डेल्टा V मतलब कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। और इसी को क्या बोला जाता है, फैराड। क्या बोला जाता है इसको, फैराड। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है, किसकी, कैपेसिटेंस की, फैराड। और एक स्फीयर का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, whose capacitance is 1 farad. Radius of sphere whose capacitance is 1 farad. कितनी होगी रेडियस उसकी, एक स्फीयर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरड। कितना होता है स्फीयर का कैपेसिटेंस, C कितना दिया है, R कितना हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो
9 इंटू 10 की घात 6 किलोमीटर, इतना बड़ा स्फीयर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, और ये तो 6400 है, और ये कितना है? देख रहे हो कितना बड़ा स्फीयर है। इतनी रेडियस तो शायद जुपिटर की भी नहीं होगी। सन की रेडियस शायद इससे बड़ी होती है, या इसके बराबर होती है, या कम हो सकती है। ये बहुत बड़ी रेडियस है। तो समझ में आ रहा है कि 1 फैराड इज़ वेरी लार्ज यूनिट। अगर आप 1 फैराड का अगर स्फीयर बनाना चाहते हो तो इतनी रेडियस देनी पड़ेगी उसको, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1 मीटर रेडियस का स्फीयर बनाऊं तो उसकी कैपेसिटेंस कितना होगा? रेडियस ले ली 1 मीटर, तो सी कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? तो सी कितना आया? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 फैराड, मतलब 1/9 नैनो फैराड। नैनो 10 टू द पावर -9 नैनो, हाँ। तो सी आया 1/9 नैनो फैराड। मतलब आपने 1 मीटर रेडियस इतना बड़ा स्फीयर लिया, उसका भी कैपेसिटेंस कितना आया? बहुत कम। मतलब इतना बड़ा स्फीयर और कैपेसिटी बहुत कम। अगर 1 फैराड की कैपेसिटी का स्फीयर है तो इतनी रेडियस लेनी पड़ेगी। तो 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। इसीलिए हम इसकी छोटी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे पिको फैराड, नैनो फैराड, ठीक है, माइक्रो फैराड, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसा यूनिट फैराड है। तो इन सब के वो जो 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -12, ये सब यूज़ करते रहना उसके साथ। तो फैराड इज़ अ वेरी बिग यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? किस पर डिपेंड करता है? सी डायमेंशन पे और मटेरियल पे। और एक स्फीयर की कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेकिन इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? kq²/2r। लेकिन ये एनर्जी आपको पता है ना कि अगर इस पर ऐसे चार्ज है तो ये एनर्जी r से लेके इन्फिनिटी तक फैली भी रहती है। ये एनर्जी r से लेके इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। इन्फिनिटी पे जाके मैं एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कन्फाइंड रीजन में। अगर इस प्रकार का कैपेसिटेंस मैंने बना लिया तो फिर आपका कैमरा नहीं, मतलब गाड़ी होगी पूरी, है ना। तो मुझे चाहिए कन्फाइंड एनर्जी। वी नीड कन्फाइंड एनर्जी। और कन्फाइंड एनर्जी का पिछली क्लास में हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था कि कन्फाइंड एनर्जी कैसे मिलेगी। वो मिली थी हमें पैरेलल प्लेट कंडक्टर में। इसमें मिली थी पैरेलल प्लेट कंडक्टर। तो अब हम उसी पे चर्चा करेंगे अभी
So we use parallel plate conductor as a कैपेसिटर। तो हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे अब से, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और इसके अंदर एनर्जी हमको सिर्फ अंदर कन्फाइंड रखनी है। सपोज इसका प्लेट का एरिया ए है और बीच की सेपरेशन है डी। इसको हम चार्ज देंगे Q और इसको देंगे -Q। -Q देंगे और Q देंगे तो इधर चार्ज 0, इधर चार्ज 0, बाहर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। जो एनर्जी रहेगी कहाँ रहेगी? अंदर। किस फॉर्म में रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो यहां पर इस Q वाली प्लेट की वजह से इधर, -Q वाले की वजह से भी इधर, तो दोनों का जुड़ जाएगा। कितना आएगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? Q की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये तो इनफाइनाइट प्लेट होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होगा? यहाँ पर सिग्मा कितना होगा? Q/A। और यहाँ होगा माइनस सिग्मा किसके बराबर होगा? -Q/A। या फिर यहाँ पर सिग्मा होगा -Q/A, तो इसको मैं माइनस सिग्मा कह देता हूँ। खैर, हमें Q/A से मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/A 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की वजह से इधर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो कितना आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब C क्या? अब हमें इसका C निकालेंगे। C कैपेसिटेंस इस सिस्टम का कितना है? C क्या था? Q/Δ V। तो इसको चार्ज कितना दिया आपने? Q। पॉजिटिव प्लेट के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमेशा हम चार्ज की जब बात करते हैं, इसको कितना चार्ज दिया है, तो हम उस पॉजिटिव प्लेट के अंदर कितना चार्ज है उसकी बात करेंगे हमेशा। ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव प्लेट के अंदर कितना चार्ज है उसकी बात करेंगे। वो मैं अभी बताऊंगा कि उसी की क्यों बात करेंगे। तो C इज Q/ΔV। अब डेल्टा V मैंने कहा जहाँ से जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद है। कितना मौजूद है? ये रहा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? हाँ। क्या मैं यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज निकाल सकता हूँ? हाँ। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हो तो पोटेंशियल कितना घटता है? E × D। dV = -E.dr। इंटीग्रेट करोगे, E कांस्टेंट है, dr का क्या आ जाएगा? D। ठीक है, dV ΔV इज E × D। E कितना? × D। तो ये आ गया ΔV। रख दो यहाँ पे। देखो चार्ज फिर कट गया। चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता ये। तो C कितना आया इसका? A/0/D। नोट करें यहाँ तक।
कितना आया कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, जहां पर ए क्या है? एरिया। कौन सा एरिया? कन्फ्रंटेड एरिया ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट कितना एरिया कन्फ्रंट हो रहा है। अगर ऐसी प्लेट्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ पर है, इसका एरिया ए है, इसका 2a है पूरा एरिया, तो अगर मुझे C लिखना है तो कौन सा एरिया लूँ? 2a, A या फिर जो कन्फ्रंट हो रहा है? तो कन्फ्रंट कितना हो रहा है? A, तो एरिया कितना ले जाएगा? A। ठीक है, D क्या है? सेपरेशन। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही वो। अच्छा, एरिया का खास ध्यान रखना भाई। एरिया क्या है? कन्फ्रंटेड एरिया। अगर ऐसा दे दिया जाए आपको, एक प्लेट ऐसी है एक प्लेट ऐसी है, तो कन्फ्रंटेड एरिया सिर्फ ये होगा, ये वाला। तो आप यही एरिया लोगे, ना तो ये लोगे और ना ही ये लोगे। तो दिस इज सी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q अपॉन ए को अगर मैं सिग्मा कह दूँ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं उसकी बात करता हूँ कि ये ऐसा कैपेसिटर बनाएंगे कैसे, या फिर जो अभी हमने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज क्यों लिया जाता है इसमें। सुनना ध्यान से। इसको ऐसे बनाया जाता है जैसे अभी हमने बात की ना कि एक स्फीयर लिया, उसको मैंने चार्ज क्यू दिया, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल लिया। तो इसमें भी मैं यही करता हूँ, इसको मैंने चार्ज क्यू देता हूँ इस प्लेट को, और इसकी मैंने इसको अर्थिंग कर देता हूँ मैं, बस इसको क्यू दूंगा और उसको क्या कर दूंगा? अर्थ कर दूंगा। जब आप इसको अर्थ करोगे तो आप सुनना ध्यान से, अर्थ करते ही यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अर्थ करते ही कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू, ये इंड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब आपने चार्ज दिया तो सिर्फ क्यू है, माइनस क्यू तो अर्थिंग की वजह से इंड्यूस हुआ है, इसलिए इस चार्ज को यूज़ किया जाता है। अब कोई बता सकता है कि माइनस क्यू कैसे इंड्यूस होगा? देखते हैं कितना बड़ा लेक्चर बन गया है, उसके बाद अभी तो 40 मिनट हुआ है। चलो, कोई बता सकता है यहाँ पर माइनस क्यू कैसे आएगा? सोचो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अर्थिंग कर दी मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। मान लिया इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ x, यहाँ पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0। इसका मतलब जैसे आप इधर से इधर आए, पोटेंशियल 0 मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता इधर तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आप अपोजिट आते तो पोटेंशियल बढ़ता, सेम डायरेक्शन में आते तो घटता, 0 नहीं रहता। लेकिन अर्थिंग कर दी तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल 0 होगा, इन्फिनिटी पे 0, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है हमें, इसमें दिए चार्ज Q, ये एक इन्फिनिट प्लेट बन गई। इस Q की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
इस x की वजह से कितना होगा, x अपॉन, और इसको जब जीरो करोगे तो x कितना आएगा, -q, दैट्स इट। भाई कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अंदर बाहर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों का अगर जैसे मान लो इधर आ गया, मान लो स्मॉल q और इधर आ गया q माइनस क्यू, स्मॉल q एक प्लेट बन गई, q माइनस क्यू एक प्लेट बन गई, और इन दोनों का तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। इस q की वजह से कितना होगा, q अपॉन a टू एप्सिलॉन नॉट, q माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, q माइनस क्यू अपॉन, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, q से q तो कट जाएगा ना, आएगा तो फिर से यही ना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कुछ भी हो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली प्लेट की वजह से इतना होगा, इस वाली प्लेट की वजह से इतना होगा, और नेट जीरो करना है तो x कितना होगा, -q। मतलब आपने एक कैपेसिटर लिया, पॉजिटिव वाली प्लेट को q चार्ज दिया, नेगेटिव वाले को अर्थिंग कर दी, तो ये कैपेसिटर बन गया, और x कितना आ गया, -q। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, q और -q, नेट डिस्ट्रीब्यूशन q -q/2, इधर चार्ज जीरो रहेगा, इधर चार्ज जीरो रहेगा, यहाँ पर -q अंदर रहेगा, यहाँ पर +q अंदर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। तो इसीलिए हम इस चार्ज को यूज करते हैं, कौन सा, पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज, उतना ही चार्ज अपोजिट प्लेट पर होगा और नेगेटिव साइन के साथ। तो दिस इज हाउ कैपेसिटी इज डिफाइंड, एंड आप अपनी शीट में भेज देता हूँ आज, उसको देखें और समझें कैपेसिटर को, NCERT उठाएं, उससे पढ़ें। चलिए, थैंक यू।